हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बोर मॉडल ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट है। अच्छा देखो यार, पॉइंट ये है कि बोर मॉडल आया। बोर मॉडल से पहले और भी एक मॉडल आया होगा, और भी मॉडल आए होंगे, सही बात है। अब उनमें कुछ ना कुछ कमी रही होगी। तो सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करता हूँ वो रदरफोर्ड से स्टार्ट। जब रदरफोर्ड का मॉडल आया, रदरफोर्ड ने देखो क्या बोला था। रदरफोर्ड ने ये बोला था कि देखो, हमारे पास अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, हमारे पास न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करेगा। क्या होगा, इवॉल्व करेगा। क्लियर है। रदरफोर्ड ने बोला कि हमारे पास कोई भी एक चार्ज इलेक्ट्रॉन है, चार्ज मतलब नेगेटिव भी चार्ज है, और वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करेगा, घूमेगा। कहाँ घूमेगा उसने ये नहीं बताया, बस घूमेगा, बस इतना बोला था उसने। ठीक है दोस्तों। अब यहां से उसने, रदरफोर्ड ने ये भी बोला था कि यार, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल है और यहां से इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अब जब अट्रैक्शन अगर होगा तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यार जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ आ जाना चाहिए था, गिर जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। तो रदरफोर्ड ने एक अपना इंट्रोड्यूस किया था, एक नया कंसेप्ट, जिसने उसने ये बताया था कि भाई इसमें ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आप लोगों को पता होगा क्या होता है। क्या होता है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब है कि कोई अगर एक चार्ज पार्टिकल उसके अराउंड घूम रहा है तो उसके उसको बाहर निकलने में भी एक फोर्स फील हो रहा होगा। और उस फोर्स को मेंटेन कौन करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर दो चीज था, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन को ना बाहर जाने देता है ना अंदर जाने देता है। तो जिसकी वजह से रदरफोर्ड ने यह बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड इवॉल्व करेगा। यहां तक रदरफोर्ड ने ये बात बोली। अब आपको पता है कोई ना कोई तो होता है, टांग अड़ाता है। वो था पहला मैक्सवेल। मैक्सवेल आया, मैक्सवेल ने ये बोला कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन क्या एक नेगेटिवली है तो वो हमारा एक चार्ज पार्टिकल है। उसने ये बोला कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वो घूमता है तो वो क्या करना चाहिए, एनर्जी को लूज करके उसको न्यूक्लियस की तरफ गिर जाना चाहिए था। ये बात पर उसने, रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बोला। आप दोबारा सुनो। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, बहुत तेजी से घूम रहा है। और जब वो अगर घूम रहा होगा तो वो एनर्जी को लूज करके वो इलेक्ट्रॉन जहां पर वो न्यूक्लियस है गिर जाना चाहिए था। बट इस बात पर रदरफोर्ड ने कुछ बोला नहीं, तो वही उसका ड्रॉबैक बन गया। चलो ठीक है, ये समझ में आया। अब मैक्सवेल के बाद कौन आया, बोर मॉडल आया। तो अभी हम बोर मॉडल की ही बात करेंगे। तो देखो बोर मॉडल ने क्या बोला। बोर साहब आए तो उन्होंने ये बोला, कलर ले लेते हैं। उसने थ्योरी को एक्सेप्ट करते हुए ये बोला कि मेरे पास कोई एक पॉजिटिव एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसके अराउंड मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। बोर ने ये एक्सेप्ट किया। उसने बस एक कंडीशन ये रख दी, उसने ये बोला कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो घूमेगा वो कहाँ घूमेगा, एक फिक्स्ड एनर्जी में घूमेगा ये, और या फिर फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेगा ये, फिक्स्ड ऑर्बिट। बोर ने ये बात ऐड किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर कहीं नहीं घूमेगा, वो कहाँ घूमेगा, एक फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट में घूमेगा। और फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट में घूमेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट नहीं करेगा। एनर्जी डज नॉट इमिट। बोर ने ये बात बताई थी, इसीलिए जो बोर का मॉडल था वो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल था। बट आगे जाके भी ये भी फेल हो जाता है क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और आपको पता है कभी ना कभी ना कोई ना कोई चीज की ड्रॉबैक होता ही है। तो बस ये पॉइंट उसने बोला, और यहां पर उसने रदरफोर्ड को भी शांत कर दिया और मैक्सवेल को भी उसने शांत कर दिया। ठीक है दोस्तों। तो पहली चीज, पहला जो पॉइंट रहेगा हमारा वो ये रहेगा कि जो बोर मॉडल था वो वैलिड किसके लिए था, वैलिड फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। इसका कहने का क्या मतलब, हमें ये पता है कि जो हाइड्रोजन है उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों। अब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब है कि मेरे पास हीलियम प्लस हो गया, लिथियम टू प्लस हो गया, एक डॉट 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 एक्सेट्रा, बहुत सारे एटम हो सकते हैं। अब इन सब में देखोगे तो हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तभी उसने बोला कि ये जो मॉडल है वो वैलिड होगा हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए।
इसका भी ड्रॉबैक था मेजरली क्या है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए है तो अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन की बात करूं तब क्या होगा। तो उस पर भी इसका क्या हो गया था, ड्रॉबैक बन चुका था कि यहाँ पर इसकी लिमिटेशन हुई, एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड हूं, दूसरे के लिए मुझे नहीं पता। क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे बोर के पॉस्टुलेट। बोर का पहला मॉडल, पहला जो पॉस्टुलेट था वो क्या था, कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट, या फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट बोल दो आपको, हाँ फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट में घूमेगा, जिसको हमने क्या बोला, स्टेशनरी और स्टेशनरी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो कहाँ घूमेगा, एक फिक्स्ड एनर्जी को ऑर्बिट में घूमेगा, और उसको इसने नाम दे दिया स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, ये पहला आपको डायग्राम से क्लियर होगा। अब दूसरा जो पोस्टुलेट आया, दूसरा में ये था कि इट डज नॉट emit energy while revolving around the nucleus, अराउंड द न्यूक्लियस, या फिर उस ऑर्बिट में वो क्या करेगा, इमिट नहीं करेगा, जिस भी ऑर्बिट में वो घूमेगा। ठीक है। अब देखो यार, मेन चीज क्या था, मुझे यहां से इतना समझ में आया कि ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो इवॉल्व कहाँ करेगा, एक सर्टेन एनर्जी लेवल के ऑर्बिट में घूमेगा वो। अब ऐसा नहीं है कि यार इधर उधर घूम रहा है, यार इधर घूम सकता है इधर घूम सकता है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि मैंने एक और ऑर्बिट लिया, मैंने एक और ऑर्बिट लिया, ठीक है। अब उस ऑर्बिट की खास बात क्या है, कि अब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बीच में यार मस्त घूम रहा है, इधर घूमेगा, इधर ऐसा पॉसिबिलिटी होगा ही नहीं। ये बोर ने पहले ही बता दिया था। तो अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ घूमेगा, एक फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट में। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑर्बिट में वो घूमेगा, कौन से ऑर्बिट में वो नहीं घूमेगा। तब उसने तीसरा पोस्टुलेट ये दिया कि देखो आप ऑर्बिट की टेंशन ना लो, आपको क्या करना है, जो तीसरा पोस्टुलेट था उसने ये बोला कि इट फॉलोज, इट सेज कि जो एंगुलर मूवमेंट होगा, उसने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो उस ऑर्बिट में घूमेगा जहां पर जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल किसके होगा, एन एच अपॉन टू पाई के। तो मैं यहां बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन इवॉल्व इन दोज ऑर्बिट वेयर एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल टू एच अपॉन टू। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो यहां से उसने एक फॉर्मूला दिया, वो ये फॉर्मूला दिया कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, एन एच अपॉन टू पाई। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मतलब अगर मुझे ये डिसाइड करना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा, तो उसको ये कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, और जब ये कंडीशन फुलफिल कर देगा तो मुझे पता चल जाएगा वो कहाँ घूम रहा है। तो एन क्या होता है कि वो भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करने जाता हूँ
एक ये न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, ये उसके क्या हो जाएंगे, ऑर्बिट हो जाएंगे। अब ये जो ऑर्बिट बनाया हुआ है, तो इनकी क्या होगी, सबकी फिक्स वैल्यू होगी। क्लियर है। तो न्यूक्लियस के जो पहला वाला जो ऑर्बिट होता है, इसको हमने क्या बोला, के बोला। दूसरा वाला जो होता है, एल, ये क्या हो जाएगा, एम। क्लियर है। इसको आप नंबर में भी बोल सकते हो, जब एन की वैल्यू 1, के, एन की वैल्यू 2, दिस, एन की वैल्यू 3, एंड दिस, एंड सो ऑन, आगे बढ़ता जाएगा, बहुत सारे इनफाइनाइट बनते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जहां घूमेगा, कहाँ घूमेगा, एक फिक्स्ड एनर्जी में घूमेगा, इधर उधर नहीं। क्लियर है। अब एक और पॉइंट आता है, हमारे पास, मैंने माना कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां घूम रहा है। क्लियर है। अब मुझे क्या कराना है, जंप करना है। इसको अगर मुझे सेकंड उससे ऊपर वाले में एनर्जी लेवल में भेजना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तब ये बोला गया कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोअर लेवल से अपर लेवल में अगर लेकर जाओगे आप, तो उसको एक फोटोन क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। उसको फोटोन क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ये उसने बोला था। और दूसरा चीज, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आना चाहता है, मान लो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है और उसको यहाँ वाले में आना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को इमिट करना ही पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, क्या करेगा ये, एब्जॉर्ब एनर्जी। एनर्जी को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, और ऊपर से और हायर लेवल से लोअर लेवल पर आएगा, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बातें समझ में आई होगी। क्लियर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आपके लिए नोट्स में काम आ जाएगा। फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है, अब हम बात करेंगे डेरिवेशन की। डेरिवेशन। अब आपको एक पॉइंट ये क्लियर, देखो क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है। क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि मेरा एक न्यूक्लियस है, और उसके अराउंड क्या होंगे, ये बहुत सारे सेल्स होंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछेगा कि मेरा कोई इलेक्ट्रॉन है, यहां भाग रहा है। वो पूछेगा कि बताओ यार, इसकी रेडियस कितनी होगी। ठीक है। अब वो किस स्पीड से भाग रहा है, किस वेलोसिटी से भाग रहा है, वो ये भी क्वेश्चन पूछता है। एनर्जी भी पूछता है। तो यहां पर हम जो बात करेंगे, वो हम बात करेंगे डेरिवेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेरिवेशन करते हैं रेडियस का। रेडियस। अब देखो, रेडियस की अगर हम बात करें, तो आपको इतना तो समझ में आया होगा कि यहां पर दो फोर्स काम कर रहे थे। पहला फोर्स कौन सा काम कर रहा था, हमारे पास अगर मैं फोर्स की बात करूं, तो कोलम्बिक फोर्स, दैट इज अट्रैक्शन फोर्स। मैं यहाँ पर और सिंपल भाषा में लिखूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था। और दूसरा कौन सा लग रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जब आपको पता है, दो चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स होता है, फॉर्मूला आता है, वो क्या आता है, कि Q1/Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² अपॉन आर, और ये आपको पता होगा। ठीक है। अब देखो, डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। तो डेरिवेशन में मैंने इन दोनों दो ही फोर्स लग रहे थे, तो मैंने यहां पर बोला कि Q1/Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल किसके हो जाएगा, mv² अपॉन आर के। अब एक पॉइंट ये है कि मेरा ये चार्ज है। ठीक है, एक ये चार्ज है और एक ये न्यूक्लियस वाला चार्ज है। तो इसमें प्रोटॉन होगा और उसमें क्या होगा, जेड ही हो जाएगा। मैं ये बोल सकता हूँ ये जेड ही होगा। ठीक है। तो यहां पर इसको और मॉडिफाई करके लिखूं, तो मैं ये लिख सकता हूँ ZE² अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको क्लियर होगा दोस्तों। यहां से अब सिंपल करते हुए चलेंगे अपन, कि आर से एक पावर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, KZE² अपॉन आर।
और एम वी स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास आर का टर्म तो है, मेरे पास वॉल्यूम को, वो वॉल्यूम नहीं, वेलोसिटी को निपटाना पड़ेगा। अब वेलोसिटी को निपटाऊंगा कैसे मैं? तब मुझे याद आएगा एंगुलर मोमेंटम वाला फॉर्मूला। मैं अगर बात करूं तो मुझे ये पता है कि जो एम वी आर होता है वो किसके था, एन एच अपॉन टू पाई। तो यहां से अगर मैं v निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एन एच अपॉन टू पाई एम वी, एम आर आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए, वी स्क्वायर चाहिए। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा वी स्क्वायर होगा वो एन स्क्वायर एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब मुझे इस इक्वेशन को इसमें पुट करना है। ठीक है दोस्तों, तो जब मैंने पुट किया इक्वेशन को तो मेरे पास जो इक्वेशन आई वो ये आ गया कि जेड ई स्क्वायर सेम, नीचे आर है, इधर क्या हो जाएगा, एम इंटू वी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है। अब इसको क्या करना है, बस सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई देखो कैसे, आर से एक पावर कैंसिल हो गया, एम से एक पावर कैंसिल हो गया। अब यहां पर मैं अगर बात करूं तो आर को आप देखो, यहां से हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, आर ऊपर चला जाएगा, ये वाला जो टर्म था वो इधर आ गया, ये वाला जो टर्म है वो नीचे आ जाएगा। तो मेरे पास ऊपर क्या था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, ऑलरेडी नीचे क्या था, फोर पाई स्क्वायर, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया तो नीचे एक एम बचा, आर ऊपर चला गया है मेरा अपना। अब ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा के ई स्क्वायर जेड। ये मेरे पास क्या आ गया, एक आर का, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर देते हैं अपन। ठीक है, अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मेरे पास सिंप्लीफाई करके ये आ जाता है, आर इक्वल्स टू एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, जेड। क्लियर है? और यहां पर कितना था हमारा, एन, एन स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो टर्म होती है, ये इतना जो टर्म निकल कर आया है, इसका आप चाहो तो वैल्यू रख के निकाल दो। मैं तो यही बोलूंगा कि आप डायरेक्ट वैल्यू को याद रखो, और वो वैल्यू जो निकल कर आती है, आर इक्वल्स टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, और ये किस में आती है, रेडियस एंगस्ट्रॉम में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब देखो यार, एंगस्ट्रॉम में है, इसको अगर यूनिट में अगर चेंज करना चाहो पिकोमीटर में, तो पिकोमीटर में कितना होगा, 10 टू दी पावर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कैलकुलेट करके लिखूं तो मुझे पता है आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5.29 एन स्क्वायर वाई जेड, और ये किसमें आ जाएगा, पिकोमीटर। तो जब कभी भी आपसे ये पूछ ले, वो ये बोल दे कि मेरा एक कोई इलेक्ट्रॉन है चौथे में भाग रहा है, मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, वो यही बोलेगा। फिर बोलेगा कि वो ना चौथे सेल में घूम रहा है, तो उसकी रेडियस बताओ कितना हो जाएगा। तो आप बाई दिस फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर लोगे इसलिए। ठीक है, आई होप ये इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं लगा होगा। मेनली आपको देखो यार, डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है, डेरिवेशन आपका कोई काम का नहीं है, बस जो काम का है वो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बस याद रखना है। अब इसमें कुछ कंक्लूजन ये है कि मान लो कि अगर वो कंपैरिजन करवाता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग रहा है, तो बताओ रेडियस अगर एक की इतनी है तो दूसरे की बताओ रेस्पेक्ट में कितना होगा। तो इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मुझे यहाँ से ये समझ में आया कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, एन स्क्वायर के है। जो रेडियस है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शन है, एन स्क्वायर के वैल्यू की क्या है, प्रोपोर्शन है। मतलब अगर ये बढ़ेगा, अगर एक टाइम से बढ़ रहा है, वो दो टाइम से क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट है, जो चीज आपको दिमाग में ही रखना है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा रेडियस पर था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, वेलोसिटी। अब मुझे वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करना है वो थोड़ा देखना है। देखो इसमें भी शुरुआत वहीं से होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला, की दो फैक्टर लग रहे हैं। इसमें मेरे पास क्या था, के जेड ई स्क्वायर, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बार बार के क्यू वन क्यू टू नहीं लिख रहा हूं मैं, ये आर स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास, mv² बाई आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहां पर क्या होगा, फिर काटा पीटी, काटा पीटी क्या कि आर से आर कैंसिल। तो अब जो बचा वो ये बचा, kz² अपॉन आर इक्वल्स में क्या आ गया, mv। ठीक है। अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास आ गया आर। अब मैं आर का निपटारा कैसे करूं, वो चीज अपने को देखना पड़ेगा। तो आर हम कैसे निपटारा कर सकते हैं, मेन चीज ये था। तो आपने ये देखा होगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन कहाँ गया, ये हमने डेरिवेशन किया था, और डेरिवेशन से हमें ये पता है कि आर का जो फैक्टर था, आर की जो वैल्यू आई तो पूरा ये आया था पूरा टर्म में। मैं इसको अगर इस तरीके से दिखाऊं, ये मेरा क्या था, आर था। तो अब इस आर को अगर मैं वहां रख दूं तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ इजीली यहां से। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, क्योंकि kz² अपॉन आर है, आर एक बचा हुआ है। तो मैं इसको और अगर अच्छे से लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूँ, पेन कहाँ गया, पेन का कलर ये, kz v², यहां से क्या आ जाएगा, kz e² m × r। ठीक है। और r का जो वैल्यू था वो अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया था, कितना था, kz e² m। r की जो वैल्यू थी वो हमारी क्या थी, n²h², ये नीचे आ जाएगा, n²h², ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4π²m, 4π²m ke²z, ke²z, ये टर्म आ जाएगा। अब ये क्या है, मेरा v² है। ठीक है। अब v² के लिए मैं कैसे क्या कर सकता हूं, अब काटा पीटी फिर हो जाएगी। काटा पीटी देखो कैसे होगी, मेरे पास m से m कैंसिल, और भी कुछ कट रहा है क्या, और तो z² ये आ गया, यहाँ से z पावर इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्क्वायर k² हो जाएगा, और n से n नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो ये आ जाएगा, v² इक्वल्स टू k², z², और e⁴ और 4π² इंटू नीचे ये आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, लॉग ले सकता हूँ। लॉग क्या है, यहाँ पर सीधा स्क्वायर रूट ले लूँ तो मेरे पास b आ जाएगा, क्या आ जाएगा, kz e⁴ 2π/nh। तो यहां से अगर हम सेग्रीगेट कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के e² 2π, ये z, ये h/n। ठीक है। तो जो यहां पर ये जो टर्म आया है इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है, याद रखना है आपको। तो यहां से हमारे पास जो वेलोसिटी है वो आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ z/n, और ये किसमें होगा, मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। वेलोसिटी का ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट ही याद करना है। अगर यूनिट कन्वर्जन पूछेगा तो वहां से कर लोगे, आपको हमें पता है कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो पावर चेंज करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, डायरेक्ट ही याद रखना है आपको। ठीक है। अब यहां से अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो पहला पॉइंट तो ये है कि वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके है, नंबर ऑफ एन। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। नाउ हम बात करेंगे एनर्जी पर। अब ये यहां से इंपॉर्टेंट है, एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो होता क्या है कि हमें ये पता है कि जो टोटल एनर्जी होता है, इट इज अ समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी
एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? ये बात आपको क्लियर होगा दोस्तों। तो मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, मेरा हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है? और हाफ एम वी स्क्वायर होगा तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ? अब मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि नेगेटिव ऑफ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हाँ कि ना? अब जब ऐसा होगा तो मैं अब एक बात बताऊं, एम बी स्क्वायर जो था, एम बी स्क्वायर की मैंने जो वैल्यू निकाला था, वहां से मेरे पास ये वैल्यू आ गया था। यहां से अगर मैं इसको एक्सप्लेन करके और लिखूं तो मैं यहाँ ये बोल सकता हूं कि जब मैंने ये बोला था आपको कि के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल था? एम बी आर, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। आर से आर कैंसिल हो गया था, तो मेरे पास जो एम बी आर एम बी स्क्वायर था वो कितना वैल्यू आ गया था? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां मैं एम बी स्क्वायर की जगह पर ये लिख सकता हूं कि हाफ इंटू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। दिस इज जस्ट फॉर डेरिवेशन। तो अब क्या करना है, अपने को एनर्जी चाहिए। तो मेरे पास क्या आ गया कि हमारे पास हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस, इसको भी मैं के जेड ई स्क्वायर अपॉन। अब देखो यार, बात क्या है कि यहां पर हमारे पास जो फैक्टर आया, वो फैक्टर आया हमारे पास आर स्क्वायर का। अब ये आर स्क्वायर नहीं होता है, ये जो होता है हमारे पास आर होता है सिंपल, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो आर आ जाएगा। तो अब यहां से हमारे पास जो एनर्जी निकल कर आएगा तो वो क्या आ जाएगा, इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या था, दोनों का समेशन था। तो अब यहां से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ये क्या आ गया मेरे पास, एनर्जी का टर्म आ गया। ठीक है, ये मेरे पास एनर्जी पता चल गई। अब मैं इसको और कैसे क्या लिख सकता हूँ, और सिंप्लीफाई करके कुछ लिख सकता हूँ। मेरे पास जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है आर। आर की वैल्यू क्या लूंगा, तो मेरे पास जो आर का जो फैक्टर होगा, यहां पर हमने जो आर निकाला था ना, ये बड़ी सी वैल्यू, यही बड़ी सी वैल्यू क्या रखना है, उसमें पुट करना है। तो यहां से हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूं। हाफ के जेड ई स्क्वायर, नीचे क्या था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, और क्या था हमारे पास, एम के ई स्क्वायर जेड, एम के ई स्क्वायर जेड। ठीक है, फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब से सिंप्लीफाई में काटा पीटी, देखो कुछ कट रहा है क्या अपने पास, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कुछ नहीं कट रहा है अपने पास। तो यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से हाफ के स्क्वायर, और हमारे पास जेड कितना है, 2, जेड स्क्वायर, ई कितना हो जाएगा, 4, और हमारे पास 4 पहले से ही है, तो 4 से मतलब 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर डायरेक्टली। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, एक ऊपर एम था, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे हमारे पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो हमारे पास के 2 थे, के स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर हो गया, ई की पावर 4 हो गया, और 4 पाई स्क्वायर था हमारे पास, पाई यहाँ पर भटक गया, तो ये हमारे पास पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या बचा, इसको बस सिंप्लीफाई करके लिखना है, 2 के स्क्वायर, और हमारे पास ई की पावर 4 एम पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। इधर क्या है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। देखो मैं इसको अलग इसीलिए लिख रहा हूं, मैंने तो तीनों डेरिवेशन में अलग लिखा है, क्योंकि हमें इसके ही रेस्पेक्ट में चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमें एटम पता होगा, और हमें ये देखना है किस सेल में वो भाग रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो यहाँ से इसकी भी डायरेक्ट वैल्यू होती है। तो हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आती है वो डायरेक्ट ही आपको याद रखना है। ठीक है, वो ये निकल के आता है कि हमारे पास माइनस के 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू निकल कर आती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ड्राइव करके जो आया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला पूरा, इस पे जितना भी बोर मॉडल है ना, जहां पर भी आपको किसी भी एनर्जी लेवल की एनर्जी फाइंड आउट करना है, इस फॉर्मूले में रखो, सीधा आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ जूल में, तब मैं क्या करूंगा? जूल में अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा? मुझे इतना पता है कि भाई 1.6 × 10⁻19 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? जूल में आ जाएगा। मैं अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा सॉरी, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा। एनर्जी का दूसरा भी फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ, आप कैलकुलेट करना चाहो तो जूल, तो वो ये फॉर्मूला होता है कि -2.18 × 10⁻−18 Z² अपॉन N² जूल। वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, ये किस में था? जूल में वैल्यू आ गई। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम बात करेंगे मेन। अब मुझे ये पता चल गया, अगर मैं बात करूं कि देखो मेरे पास को बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, मेरे पास बहुत सारे क्या है, एनर्जी लेवल्स है। मैं यहाँ पर बना देता हूँ। मान लो कि ये मेरे एनर्जी लेवल्स हैं। ये एंड सोन, मतलब आगे जाके इनफाइनाइट है, इतना है कि आपको भी नहीं पता ना मुझे पता है कितना है, इनफाइनाइट। अब मैं ये बोलता हूँ, मैंने आपको ये बता रखा है कि भाई ये चीज आपको पता है कि मेरा ये क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। क्लियर है? न्यूक्लियस के पास जो पहला शेल होगा वो n = 1 होगा, ये n = 2 होगा, ये n = 3, ये n = 4, और ये n = 5। आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, इनफाइनाइट तक अपना चला जाएगा। अब मैं ये बोलूं, देखो पहला पॉइंट तो ये है कि मैंने आपको बोल रखा है, मैंने अभी एनर्जी का जो फॉर्मूला निकाला था वो ये आया था, -13.6 Z² / n²। हाँ कि ना? अब मैं आपको एक ये हिंट देकर रखूं कि भाई देखो, मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए मुझे पता है जेड का वैल्यू कितना आ जाता है, 1। हाँ कि ना? और जेड का वैल्यू अगर 1 आ जाएगा तो मेरे पास बचा क्या, एन। तो मुझे क्या रखना पड़ेगा? सिंपल ही क्या करना पड़ेगा, एन रखना पड़ेगा। तो अगर मैं कैलकुलेट करके देखूं यहाँ पर पहले ही सेल के लिए, तो मैं यहाँ पर मेरे पास जो आ जाएगा वो 13.6 आ जाएगा। अगर मैं E1 के लिए फाइंड आउट करना चाहूँ तो -13.6। और ये सारी जो बात चल रही है वो किस में चल रही है? ईवी में बात चल रहा है, ये बात दिमाग में रखना है आप। ठीक है, जूल में बात नहीं कर रहा हूं, तो Z1 N1 कितना आ जाएगा, -13.6 ईवी में। अब मैं अगर E2 कैलकुलेट करने जाऊंगा तो -13.6, वो 1 हो जाएगा, और 2 का पावर 4, तो 4 × 3 = 12, लगभग कितना आ जाएगा, नेगेटिव में 3.4। क्लियर है? एंड सो ऑन, आप इनफाइनाइट एनर्जी लेवल तक आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो, देखो मेन चीज पता है क्या है? अगर आपने थोड़ा लॉजिक लगाया हो, तो लॉजिक में क्या था कि हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आया था वो नेगेटिव में आया था। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास जो आया था वो नेगेटिव में आया था। अब वो नेगेटिव में कैसे आया था? मेन प्रॉब्लम कहाँ थी देखो, यहाँ, अरे यार एक मिस्टेक कर दिया। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में था, जो कि 1 था। अब जब बड़े में से छोटा घटाऊंगा तो मेरे पास ओवरऑल नेगेटिव में वैल्यू आया देगा, ये वाला, ये पूरा क्या होगा, नेगेटिव में। तो ये नेगेटिव यहां से आएगा। क्लियर है? अब मेन चीज क्या था कि मेरे पास एनर्जी क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। अब ये नेगेटिव है, वो नेगेटिव क्यों आ रहा है? वो इसीलिए आ रहा है, कोई भी अगर सेल होगा, मान लो कि न्यूक्लियस है और कोई इलेक्ट्रॉन वहां रहना चाहता है, तो उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और उसका जो न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस रहता है वो नेगेटिव में रहता है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके हायर लेवल में जाता जा रहा है, एक चांस ऐसा आ गया कि वो कहाँ चला गया, अपने पास सीधा निकल के इनफाइनाइट चला गया वो। और जब वो इनफाइनाइट चला गया तब क्या होगा? जब इनफाइनाइट पर होगा तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी ना दोस्तों, वो हो जाएगी 0, क्योंकि कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं रहेगा, फ्री घूमेगा मस्त। इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री घूमेगा, अब कोई न्यूक्लियस से बना ही नहीं है, तो उसकी रेंज से बाहर चला गया तो कुछ अफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर सिमिलरली निकाल सकता हूं मैं। बस आपको ये दिमाग में रखना है, जिस कभी भी आपको हाइड्रोजन एटम मिलेगा, हाइड्रोजन लाइक एटम मिलेगा, आपको बस इन एनर्जी लेवल की वैल्यू याद रखना है। समझ में आ रहा है? और वो एनर्जी की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, -के 13.6 eV, फिर -के 3.4, और तीसरे के लिए -के 1.51,
और इसके लिए 0.85, और आगे निकालते चले जाओ। बस आपको ये वैल्यू दिमाग में रखनी है और आप सीधे आप कैलकुलेट करके निकल जाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बातें थी जो बोर ने बताया था। और मेनली जो क्वेश्चन बनता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, वो यहां से ही बनता है। मेजरली जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो यहां से ही बनता है। ठीक है, अब यहां से एक और पॉइंट लिख लो कि भाई हमारा जो एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शन था, Z²/एन²। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।